हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टडी नॉलेज एयू। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पहले डिस्कस किया जा चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड, गुरुत्वीय बल से रिलेटेड 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और आगे इसकी काफ़ी संभावना है कि ये आगे वनडे एग्ज़ाम, एसएससी और बहुत सारे जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जनरल साइंस सिलेबस में होती है, उसमें पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, मैं इनको एनालाइज करते चलूँगा। जो फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट लगे वो नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, हम इस पर लाते रहेंगे। आइए समय न लेते हुए डिस्कस करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, ब्रह्मगुप्त ने। ये जो है एक विद्वान खगोल शास्त्री और मैथमेटिशियन थे, जो कि गुप्तोत्तर काल के बाद, जो लेटर गुप्ता पीरियड था, उसमें ये हुए। इनकी एक रचना थी ब्रह्म सिद्धांत। अपनी उस रचना में इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत में ही ये मेंशन किया हुआ था कि सारी जो वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट होती हैं, पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। तो ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि? अब क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते हैं? उसका कारण ये है कि वहाँ पे जो है ना, गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष मीन्स है कि आपके पृथ्वी से बाहर का एरिया, और पृथ्वी के बाहर के एरिया में ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है। तो वहाँ पे जब गुरुत्व नहीं होता है, कोई बल नहीं होता जो उनको स्टेबल बना सके, इस वजह से वो निर्वात में खड़े नहीं हो पाते हैं। और वहाँ पे कोई बल या दबाव ना होने की वजह से उनकी अस्थि, जो मतलब हड्डियाँ होती हैं, उसमें डेंसिटी भी थोड़ी कमज़ोर हो डेंसिटी भी कम हो जाती है, जिससे उनकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होने का डर रहता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर कौन सा है? मैंने बताया आपको, वन, गुरुत्व नहीं होता है। ठीक है, ए नंबर। टूल कहाँ गया? ये रहा। तो ये इसका ए नंबर राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अक्सर वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से हम थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं इस बार। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, अच्छा, से सेब छोड़ा जाता है, तो वह क्या करेगा? तो उसका ऑप्शन है, पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गतिवान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। यस, इसका राइट आंसर होगा सी। देखिए, जब कोई चीज़ होती है और सैटेलाइट हम पृथ्वी के उसमें वायुमंडल में सेट करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। और आप समझ लीजिए वो परिक्रमा क्यों लगाते हैं? परिक्रमा वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी रेंज से आउट होते हैं। वो ग्रेविटेशनल फोर्स उनको अफेक्ट नहीं कर पाता है। और जब उसी जगह पर, उसी अंतरिक्ष यान से कोई सेब छोड़ा जाएगा तो क्या होगा? उस सेब पर भी कोई बल नहीं लगेगा, और जब बल नहीं लगेगा तो निर्वात में वो भी उसी गति से घूमने लगेगा। अब एक बात की, घूमता क्यों है? तो घूमता इसलिए है क्योंकि बीच से एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। ये फोर्स इसमें आपका जो वृत्ताकार पथ है इसमें लगता है, इस वजह से वो चारों ओर घूमता है। अभी मैं आगे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप यदि फिजिक्स पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो आपको पता भी होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्योंकि? वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल से आच्छादित करती है, गुरुत्वाकर्षण। इसका डी आंसर आपका राइट है। देखिए, पीसा में एक मीनार है, वो जो है खड़ी हुई है ज़मीन पर, लेकिन उसको थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब तिरछी है, बिल्कुल सीधी नहीं है। अब वो झुकी हुई है एक तरफ, लेकिन फिर भी गिर नहीं रही है। तो ये एक आश्चर्य की बात है अपने आप में, इसलिए लोग उसमें सरप्राइज होते हैं। तो देखिए, कोई भी चीज़ होती है वो, देखिए मैं बता देता हूँ पहले पीसा की मीनार क्या है। देखिए, 90 डिग्री का एंगल आपका ऐसा होता है, डायरेक्ट इसमें बिल्कुल लंबवत हो तो 90 डिग्री का होता है। लेकिन जो मीनार है वो कुछ इस तरह है, ऐसी कुछ, वो आपके उससे एंगल से 4 डिग्री झुकी हुई है, 4 डिग्री वो झुकी हुई है, लेकिन फिर भी वो गिर नहीं रही है। उसका कारण ये है कि देखिए, जो गुरुत्व रेखा होती है, गुरुत्व केंद्र से वो कुछ ऐसी जाती है, कहें तो ऐसी। अब चूंकि इसका झुकाव है, इस वजह से आपको तिरछा लग रहा होगा। यदि हम इसको लंब मान लें
तो ये कुछ ऐसी जाती, जैसे मान लीजिए ये है आपकी वो सब, अभी रुकिए, झुकी नहीं, झुका देते हैं, मान लीजिए ऐसे झुकी है, तो ऐसी जाती है आपकी ग्रेविटेशनल लाइन। तो ये जो इतने एरिया में इसको कवर किए हुए, इस वजह से ये गिर नहीं रही है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल लाइन है इसके आधार तल से होकर जा रही है, इस वजह से ये अभी थमी हुई है। लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि 2030 तक, 2045 तक ये लाइन जो है इसके तल से बाहर हो जाएगी और ये गिर जाएगी। आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो राइट आंसर बी है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। आप यदि इक्वेटर पर हैं यानी भूमध्य रेखा पर हैं तो वहाँ पर गुरुत्व बल सबसे कम का ये मतलब कि पूरी पृथ्वी में जो अदर प्लेसेस हैं जो और दूसरे स्थान हैं उनकी तुलना में कम होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल शून्य ही हो जाता है इक्वेटर में, लेकिन जो अदर स्थान है, अदर प्लेसेस हैं, उनकी तुलना में कम होता है। ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। अब ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा क्यों होता है? ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा इसलिए होता है कि ध्रुवों की केंद्र से दूरी कम होती है। किसकी तुलना में? इक्वेटर की तुलना में। इक्वेटर से आप केंद्र की दूरी देखेंगे तो ज़्यादा होगी, और ध्रुवों के मतलब ध्रुवों से आप केंद्र की दूरी देखेंगे तो कम होगी। तो चूंकि कम दूरी होती है इसलिए ज़्यादा बल लगता है, ज़्यादा दूरी होती है इसलिए यहाँ पे कम बल लगता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ध्रुवों पर सर्वाधिक बल होता है। ठीक है, किसी भी पिंड के। तो ऐसे ही मैंने पृथ्वी को आपको देखिए एग्जाम्पल लेके बताया है, हर पिंड में अप्लाई होता है कि उसके जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर सबसे अधिक बल लगता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? तो पिंड का भार देखिए डिपेंड करता है उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है और गुरुत्व बल होता है। तो हाइड्रोजन एक आपका ऐसा लिक्विड होता है जिसमें सबसे कम बल लगता है। ठीक है, और ये बहुत ही विरल रहता है, तो इस वजह से हाइड्रोजन में जो है सबसे इसमें अधिक बल लगेगा, क्योंकि ये सबसे विरल है, इस वजह से इसमें जो लगने वाला बल होगा वो अधिकतम होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मानव शरीर का भार होता है, तो मैंने बताया था किसी भी चीज़ का अधिकतम भार कहाँ होगा? आपके ध्रुवों पर, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा बल लगेगा, जहाँ सबसे ज़्यादा बल लगेगा तो वहाँ सबसे ज़्यादा भार होगा। तो ये कहाँ पे होगा? ध्रुवों पर, राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनको सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं सुमेलित करने वाले, इसमें एक साथ बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, लेकिन गलत होने का भी डर काफ़ी रहता है। तो इसमें किसने किसकी खोज की थी, इसको इसमें सुमेलित करना है? तो देखिए रेडियम की खोज की थी किसने? मैडम क्यूरी ने। ठीक, तो पहले का तो दूसरा हो गया। फिर जो है पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो इसका बी का फर्स्ट हो गया। एक्सरे की खोज की थी इसने, 4 नंबर वाले ने, और चेचक की खोज की थी इसने। तो आपका क्या बन रहा है? 2, इसके बाद बन रहा है 1, इसके बाद बन रहा है 4। तो बस इतने 3 ही देख लीजिए। 214 किस में है? 214 ये देखिए मिल गया ए नंबर में, तो इसका राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? देखिए मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है पीसा की मीनार वाला जो क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था आपको ठीक से समझ में ना आया हो, अभी उसको मैं लास्ट में डिस्कस कर दूँगा, डोंट वरी। तो हाँ, 4400 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से पृथ्वी आपकी घूम रही है, फिर भी आपको गति का अनुभव नहीं होता है। क्यों? देखिए इसका आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। जब आप बस में बैठे होते हैं तो बस जो है आपकी 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही होती है, लेकिन यदि आप बाहर ना देखें खिड़कियों से, आपको पता ना हो कि बस चल रही है, तो आप बस के अंदर आपको यह महसूस नहीं होगा कि बस इतनी गति से चल रही है। आप बस में पैदल चल सकते हैं, बस के अंदर यहाँ वहाँ उठ बैठ सकते हैं, क्योंकि आपकी जो गति है उस बस के जो सापेक्ष है, जो उसका फर्श है उसके सापेक्ष शून्य है, क्योंकि जितनी गति वो कर रहा है उतनी गति आप भी कर रहे हैं, तो इक्वल उसका जो है रिजल्ट है वो 0 है। इस वजह से आपको वहाँ पे गति महसूस नहीं होती है, क्योंकि आप बस के अंदर हैं। ऐसे ही कुछ पृथ्वी का भी है, हम पृथ्वी के अंदर बैठे हुए हैं हम सभी लोग, और पूरी पृथ्वी गतिमान है। तो जब हम पृथ्वी के अंदर बैठ के गति कर रहे हैं तो इसी वजह से हमको उसकी गति का अनुभव नहीं होता है। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि अपने कक्ष पर पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। मैंने बताया ना, जैसे बस के अंदर आप बैठे होते हैं तो बस की जो फर्श है उसके सापेक्ष आपकी गति शून्य होती है, क्योंकि जितनी गति वो चल रही हो उतनी गति में आप भी हैं, तो वो इक्वल रहता है। जैसे कि सपोज दैट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक कार जा रही है, उसी के बगल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूसरी कार जा रही है, दोनों जा रहे हैं। आप दोनों देखेंगे कि दोनों लोग यहाँ से हाथ भी मिला सकते हैं। दोनों गाड़ियाँ चल रही हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, लेकिन दोनों हाथ इसलिए मिला सकते हैं क्योंकि दोनों की रफ्तार 40 है। इस वजह से उसका जो रिजल्ट होता है वो 0 हो जाता है। तो दोनों एक ही दशा में एक ही गति से चल रहे हैं। ठीक है, तो अब आशा करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृत्रिम उपग्रह जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं पृथ्वी से स्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो ये डॉपलर प्रभाव के द्वारा, इसका राइट आंसर है कौन सा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। सोनार के द्वारा नहीं करते हैं। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि सोनार का क्या यूज होता है, रडार का यूज भी हमने बताया था आपको इसके पहले वाली वीडियो में। पल्सर का रिलेशन इससे नहीं होता है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे, जब इससे रिलेटेड टॉपिक आएगा तो पल्सर के बारे में भी बता देंगे। लेकिन यहाँ इसका राइट आंसर ए होगा आपका, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्या कह रहा है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न से क्यों, इसका कारण क्या है। ठीक है, उपग्रह चक्कर लगाता रहता है, इसका कारण है आपका अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल फोर्स। देखिए ये उसका केंद्र है, तो केंद्र की ओर से उसकी परिधि पर एक बल लगाया जाता है। ऐसे ये चारों ओर लगा होता है। जैसे कि आप कोई रस्सी में एक पत्थर बांध लीजिए और उसको गोल 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 घुमाइए ऊंचाई पर, तो आपकी जो उंगली जहाँ पर आप पकड़े हुए हैं उसके चारों ओर बल लग रहा होता है। तो इसी बल की वजह से वो आपका जो है चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, ये देखिए IAS का क्वेश्चन है। ये सब देखिए सब IAS PCS के क्वेश्चन है। IAS 2013 का क्वेश्चन है, अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। तो क्या कह रहा है कि प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। कौन सा कथन एक सही नहीं है, तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है हमको देखना है। तो गुरुत्व चारों बलों में सबसे प्रबल होता है, तो देखिए यही गलत है। गुरुत्व बल चारों बलों में इन जो बल दिए गए हैं इनमें सबसे प्रबल नहीं है। विद्युत चुंबकत्व से आवेश वाले कणों पर सक्रिय होता है, ये बात सही है, चूँकि उसमें देखिए विद्युत यानी आवेश, तो वो आवेश वालों पर ही रिएक्शन करेगा। ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल, ये इसका कारण है, हाँ ये भी ठीक है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किया रहता है, ये भी सही है। तो इसका जो गलत कथन है वो इसका ए है, क्योंकि गुरुत्व बल प्रबल नहीं होता है, इन चारों में सबसे न्यूनतम होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, ये सबसे मिनिमम होता है इन चारों में। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब मालूम पड़ेगा, मतलब उसको कब अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करती है। तो जब आपकी लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होती, मान लीजिए ये लिफ्ट है, इसके अंदर आप हैं, तो आप हैं, मान लीजिए ये हैं आप, ये एक दरवाज़ा टाइप बना दिया मैंने, समझ लीजिएगा, केवल समझना है। तो देखिए आपको पृथ्वी के द्वारा बल लगाया जा रहा है नीचे की ओर, और जब लिफ्ट भी नीचे की ओर जा रही होती है, तो दोनों बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा भार महसूस नहीं होता है। लेकिन जब यही लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही होती है, ऐसे मान लीजिए आप हो गए, तो ये लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है लेकिन पृथ्वी के द्वारा बल नीचे की ओर लगाया जा रहा है, तो ये दोनों बल अपोजिट डायरेक्शन में लग गए। जब इसको ऊपर जाना होता है तो इसको और ज़्यादा बल लगाना होता है, और जितना ज़्यादा बल लगेगा उतना ज़्यादा आपको भार महसूस होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तब उसमें अधिक बल महसूस होता है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। यस, पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, कब? ये चल सकती है आपकी शीत ऋतु में। क्यों? ग्रीष्म ऋतु में क्यों नहीं चल सकती, वर्षा और इसमें क्यों नहीं चल सकती? देखिए इसका एक सूत्र होता है, इसका T = 2π, आप पढ़े होंगे यदि फिजिक्स में, 10th में है, L/G। तो जहाँ G तो देखिए आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, 2π की एक वैल्यू होती है, डेफिनेट वैल्यू होती है, L मीन्स होती है लंबाई, तो T प्रोपोर्शनल L होता है। ठीक है, अब ये कैसे
जब सर्दी होती है तो वस्तुएं सिकुड़ती हैं, ये बात आप जानते ही होंगे। तो जो पेंडुलम की एक कहें तो तार होता है जिसमें वो लटका होता है, तो पेंडुलम का तार सिकुड़कर छोटा हो जाता है। और गर्मियों में जो है ना वस्तुएं फैलती हैं तो ये सिकुड़कर बड़ा हो जाता है, फैलकर बड़ा हो जाता है। तो जब कोई चीज़ बड़ा होगा तो दूरी उसकी बड़ी होगी, जब दूरी बड़ी होगी तो उसमें जो है टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब कोई चीज़ छोटी है तो उसकी दूरी भी कम होगी, जब दूरी कम होगी तो जल्दी बार आ जा पाएगी। इस वजह से सर्दियों में ये तीव्र गति से चल सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है, तो ये है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग क्या होता है ये बता दूं पहले मैं आपको। पलायन वेग देखिए एक ऐसी वेलोसिटी होती है कि जिसको हम किसी वस्तु को देकर भेज दें तो वो पृथ्वी के बाहर चली जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। यदि किसी भी पिंड को या वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर 1 सेकंड में चलना, याद रखिएगा, लगभग 11.5 किलोमीटर 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में यदि इतनी गति दे दें तो वो आउट ऑफ रेंज चली जाएगी ग्रेविटेशन से उसके अर्थ के, और फिर इसमें वापस नहीं आएगी। तो ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मैंने जो कहा था कि पिज़्ज़ा वाला थोड़ा सा बता देता हूँ, शायद क्लियर ना हुआ हो। तो यहाँ पे देखिएगा आपका 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है। 90 डिग्री का एंगल कुछ ऐसा होता है। अभी सॉरी ये भी तिरछा बना है, इसमें बिल्कुल सीधा नहीं बन रहा है, आप जानते ही होंगे कैसा होता है। कुछ ऐसा होता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, 90 डिग्री का आपका एंगल होता है ऐसा। लेकिन जो पिज़्ज़ा की मीनार है वो बिल्कुल सीधी नहीं है, वो थोड़ी सी तिरछी है। अभी ठीक नहीं बनी, अच्छा मान लीजिए ऐसी है, तिरछी है। ठीक है, तो ये तिरछी है। तो आपका जो कहें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है केंद्र से, उसकी लाइन कुछ ऐसी जाती है, ऐसी बीच से, मतलब लाइन तो सीधी जा रही है लेकिन ये मीनार झुकी हुई है, इस वजह से ये इसके केंद्र से जा रही है। इस वजह से अभी ये इसको थामे हुए है, लेकिन ऊपर इसका यही बल थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन जब कुछ दिनों बाद ये लाइन इससे बाहर हो जाएगी और झुक जाएगी, अभी केवल 4 डिग्री झुकी है, तब ये जो है गिर जाएगी। 2030 तक के लिए बताते हैं कि ये गिर जाएगी, क्योंकि अब ये जो आपकी लाइन जो यहाँ से जा रही थी और वो इसके बाहर से हो जाएगी, इस वजह से गिर जाएगी। अब आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी हमारे लिए सजेशन आपका होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।